Hello friends, now today we are going to start with your new accounting standard, that is AS4, Accounting Standard 4, Contingencies and the Events Occurring After Balance Sheet Date. इसमें से जो कॉन्टिजेंसीज है ना, ये आपके नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज AS29 में ट्रांसफर हो गया है। तो AS4 सिर्फ बहुत छोटा सा AS रह गया है और इसमें सिर्फ है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के बारे में। अब ये इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट जो है, आई बिलीव ये इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट एडजस्टिंग इवेंट्स एंड सेकेंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस एंटायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एडजस्टिंग इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, ठीक है ना। Yes friends, so we were talking about adjusting events and non-adjusting events. तो adjusting events क्या है, तो I believe adjusting events होने के लिए दो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया 1 एंड क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 1 ये बोलता है, क्राइटेरिया 1 के अंदर भी दो कंडीशंस होती है एडजस्टिंग इवेंट बनने के लिए, दैट इज एन डेफिनेशन ऑफ द एडजस्टिंग इवेंट। कंडीशन नंबर 1, सर्कमस्टेंसेस मस्ट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट। सर्कमस्टेंसेस मस्ट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, आपके पास एविडेंस होना चाहिए या आपको वो अकरेंस होने वाला है उसका पहले से पता होना चाहिए। तो दैट इज अकरेंस नोन, ऐसा आपके पास पहले से एविडेंस है, दैट इज कॉल्ड एज सर्कमस्टेंसेस मस्ट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट। प्लस कंडीशन नंबर 2 क्या है क्राइटेरिया 1 एडजस्टिंग इवेंट फुलफिल करने के लिए, दैट एडिशनल एविडेंस मस्ट कंफर्म द इवेंट, दैट इज योर कंडीशन नंबर 2। तो क्राइटेरिया 1 फॉर कॉलिंग एनी इवेंट एज एन एडजस्टिंग इवेंट विल बी, क्राइटेरिया नंबर 1 दो कंडीशंस आएगी, circumstances must exist on the balance sheet date and additional evidence must confirm the event. These are the two conditions to be fulfilled to call any event as an adjusting event. अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको मैं ये वाली बात, ठीक है ना। अब उसके बाद ये तो कंडीशन क्राइटेरिया 1 हो गया, और क्राइटेरिया 2 भी हो सकता है। क्राइटेरिया 2 क्या है कि भाई क्राइटेरिया 1 ये दोनों चीजें नहीं आ रही हैं, बट एडजस्टिंग इवेंट कहलाने के लिए एक और क्राइटेरिया ये है कि जो आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न है, अगर वो इफेक्ट हो रहा है तो भी दैट इवेंट विल बी कॉल्ड एज योर एडजस्टिंग इवेंट। अब सेकेंड आता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या है, तो जो एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगा वो आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। अब वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज एडजस्टिंग इवेंट। तो आई बिलीव एडजस्टिंग इवेंट होने के लिए दो क्राइटेरिया को चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट क्राइटेरिया जो कि बहुत बार आप क्वेश्चन में चेक करने वाले हो, दैट इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया, एंड फर्स्ट क्राइटेरिया इज सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट इवेंट इज प्रेजेंट ऑन द बैलेंस शीट डेट। एंड उसमें क्राइटेरिया 1 की कंडीशन नंबर 1 थी, और कंडीशन नंबर 2 क्या है, दैट एडिशनल एविडेंस मस्ट कंफर्म द इवेंट, कि एडिशनल एविडेंस मिल गया आपको और आपका जो इवेंट था वो कंफर्म हो गया, तो ये एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। जब भी एडजस्टिंग इवेंट होता है ना, तो आपको उस ईयर में ही उसका फाइनेंशियल इफेक्ट दे देना चाहिए, दैट इज योर एडजस्टिंग इवेंट्स। और क्राइटेरिया 2 क्या बोलता है कि क्राइटेरिया 1 नहीं है आपके पास कोई सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे बैलेंस शीट डेट पर, आपके पास कोई एडिशनल एविडेंस नहीं आया, बट आपका ऐसा इवेंट हुआ जिससे आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है, तो वो भी आपका एडजस्टिंग इवेंट ही कहलाएगा। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या है, तो जो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है वो आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आई वांट टू से एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बहुत सिंपल सा आपको डिफरेंस समझाता हूं मैं। देखो ये एग्जांपल रहा आपका, आफ्टर बैलेंस शीट डेट फाइनेंशियल ईयर 17-18 था आपका, तो आई बिलीव आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 था, इसका मतलब 1/4/2017 से 31 मार्च 2018 तक का आपका ईयर था। अब ये 31 मार्च 2018 के बाद से नेक्स्ट ईयर चालू हुआ, दैट इज 1/4/2018 से 31 मार्च 2019 तक आपका सेकेंड ईयर रहा। तो नाउ आई वांट टू से कि 1/4/2017 से 31 मार्च 2018 तक का तो आपका फर्स्ट ईयर रहा।
ईयर रहा और इसके बाद से सेकेंड ईयर हुआ, तो आई बिलीव 31 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 के बीच में कहीं पर डेट ऑफ अप्रूवल आएगा कि जो आपके अकाउंट्स आप फर्स्ट ईयर के हैं वो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में डेट ऑफ अप्रूवल आएगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज इवेंट्स विच आर हैपनिंग बिटवीन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल। अगर बैलेंस शीट डेट के बाद और डेट ऑफ अप्रूवल के बीच में कोई एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स जो कि यहां पर एग्जिस्ट थे और डेट ऑफ अप्रूवल से पहले ही आपको पता पड़ गए, दैट विल बी कॉल्ड एज, उसका इफेक्ट उसका एडिशनल एविडेंस पता पड़ गया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर एडजस्टिंग इवेंट्स। और अगर डेट ऑफ अप्रूवल के बाद कुछ भी आपके लिए हो रहा है तो वो सब नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कहलाते हैं। अभी समझाऊंगा और एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। बट डेट ऑफ अप्रूवल क्या है? तो डेट ऑफ अप्रूवल अगर अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में दिया है तो जब भी वो आपकी क्लोजिंग एंट्रीज पास कर देगा, दैट विल बी डेट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू डेट ऑफ अप्रूवल होता है जब भी उसकी ऑडिट रिपोर्ट बन चुकी है, और फ्रॉम डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू जब भी उसने साइन कर लिया आपकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट को। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अकाउंटेंट का डेट ऑफ अप्रूवल, तो क्लोजिंग एंट्री तक ही काउंट होगा। ऑडिटर का डेट ऑफ अप्रूवल ऑडिट रिपोर्ट तक काउंट होगा, और डायरेक्टर का डेट ऑफ अप्रूवल डायरेक्टर के साइन तक का काउंट होगा। तो क्वेश्चन में कैसी इंफॉर्मेशन है उससे पता पड़ेगा डेट ऑफ अप्रूवल कौन सा लेना है। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे इवेंट्स की जो कि आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हुआ बट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल हुआ। अब ये ध्यान रखना, अगर जो भी इवेंट इस टाइम पर होने वाला है, जो कुछ भी होने वाला है इस दौरान, अगर वो आपको उसके सर्कमस्टेंसेस बैलेंस शीट डेट पर ही पता थे तो वो इवेंट कहलाएगा एडजस्टिंग इवेंट। या फिर वो इवेंट ऐसा हो जो कि आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर रहा है तो भी वो एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। बट अगर डेट ऑफ अप्रूवल के बाद कुछ भी हुआ तो दैट विल बी नॉन एडजस्टिंग इवेंट, और आई वुड लाइक टू से इट इज नॉट कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। यू कैन डायरेक्टली टेल इट इन दिस मैनर कि जो भी आपके डेट ऑफ अप्रूवल के बाद हुआ तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज योर, दैट इज नॉट कवर्ड बाय योर AS4। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। तो हाँ, तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डेट आफ्टर बैलेंस शीट एंड द डेट ऑफ अप्रूवल की। इन इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं एडजस्टिंग इवेंट्स की। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है ना। आपने गुड सोल्ड करे डेटर्स को, ठीक है, वो तो पहले ही करेंगे, लास्ट ईयर में 17-18 में ही करा। अब हुआ ये कि 31 मार्च 2018 से पहले आपको ये पता पड़ गया था कि डेटर्स को कोई लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब डेटर्स को कोई लॉस हुआ है या आपने पहले से ही PBD बना दिया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना दिया था आपने, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 1 अप्रैल के बाद मगर आपके डेट ऑफ अप्रूवल, बैलेंस शीट डेट ऑफ अप्रूवल, आपके बैलेंस शीट की डेट ऑफ अप्रूवल जो होता है उससे पहले वो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो बैड डेट्स अब आपको हो गया, नेक्स्ट ईयर में पता पड़ा आपको ये, बट अगर आपके डेट ऑफ अप्रूवल से पहले आपको बैड डेट्स पता पड़ गया कि डेटर्स इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या इस बैड डेट्स को आप प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस बैड डेट्स को दिखाओगे? तो ये क्वेश्चन आपके इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एज योर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। नाउ अंडरस्टैंड माय पॉइंट। व्हाट वी हैव टू चेक इन द क्वेश्चन, वी हैव टू चेक टू कंडीशन। फर्स्ट, circumstances must exist on the balance sheet date। circumstances must exist on the balance sheet date का मतलब क्या हुआ, आपने पहले से प्रोविजन बना रखा था फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। इसका मतलब आपको पहले से शक था कि यार डेटर इंसॉल्वेंट हो सकता है। तो these are the circumstances which are existed on the balance sheet date. Then it comes the second criteria, that is additional evidence confirm the event। तो I believe डेटर्स इंसॉल्वेंट हो गया तो यानी एडिशनल एविडेंस आपको पता पड़ गया कि हाँ यार वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये कंफर्म हो गया आपके इवेंट को जो आपने प्रोविजन बना रखा था। तो इसका मतलब दिस इवेंट विल बी कॉल्ड एज योर एडजस्टिंग इवेंट। और जब भी एडजस्टिंग इवेंट होगा तो आप बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट दिखा सकते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस में उसका इफेक्ट दिखा सकते हो, इन शॉर्ट आप फाइनेंशियल अकाउंट्स में उस चीज का इफेक्ट दिखाओगे। दीज आर कॉल्ड एज योर एडजस्टिंग इवेंट्स। दूसरा एग्जांपल,
आपने कोई लैंड सेल करने का एग्रीमेंट फरवरी में ही कर लिया, सेल करने का एग्रीमेंट कब कर लिया? फरवरी में ही कर लिया, 17 था तो फरवरी 18 में ही आपने कर लिया। मगर जो उसकी एक्चुअल सेल डीड है, सेल डीड समझते हो ना आप, दैट इज योर रजिस्ट्री, दैट हैज बीन डन इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मे। नाउ अगेन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड whether that effect of the sale will be given in the financial statements or not. So again you have to understand, जब आपने एग्रीमेंट टू सेल पहले ही कर लिया तो सेल डीड तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो गई, लीगल फॉर्मेलिटी हो गई, बट जब वो ट्रांजैक्शन पहले हो गया तो सर्कमस्टेंसेस वाज एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट ओनली, कि आपने वो एग्रीमेंट साइन कर रखा है। देन सेल डीड बनाया तो एडिशनल एविडेंस पता पड़ गया, तो दिस विल बी कॉल्ड एज योर अगेन एडजस्टिंग इवेंट, और इसका इफेक्ट आप प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने वाले हो, बिकॉज दैट इज योर एडजस्टिंग इवेंट। आई होप यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट के लिए दो क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया में दो कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस मस्ट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, सेकेंड कंडीशन एडिशनल एविडेंस मस्ट कंफर्म द इवेंट। ये दो कंडीशंस तो एक तरीके से हो गई। अब दूसरा एक और क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आपका फंडामेंटल गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो होता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है, तो भी ये एडजस्टिंग इवेंट ही कहला सकता है। अब उसमें मगर ये वाली बात ध्यान रखनी है कि अगर वो मटीरियल इंपैक्ट दे रहा है, ठीक है ना, जो मतलब आपका C1 ये क्राइटेरिया 1 फुलफिल नहीं हो रहा था, बट आपका वो इवेंट मटीरियल इंपैक्ट दे रहा है आपको, तो आप उसको एग्जिस्टिंग इवेंट की मान लोगे। मटीरियल नहीं है तो वो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट भी कहला सकता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन इफेक्ट नहीं कर रहा है, अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न इफेक्ट कर रहा है तो मटीरियल हो गया तो एग्जिस्टिंग इवेंट, नहीं कर रहा है तो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट जब भी रहता है तो आप उसका इंपैक्ट सिर्फ डायरेक्टर की रिपोर्ट में देते हो, दैट इज नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। बात समझ में आ गई आपको? हाँ, तो अब हम इसी चीज को जैसे अब एक और एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। दो एग्जांपल मैंने आपको दिया, अब तीसरा एग्जांपल देता हूं। आपके कैशियर ने थेफ्ट कर लिया था आपके कैश का, जो आपके बुक्स में था वो कैश मार्च में थेफ्ट हो गया। आपको ये बात अप्रैल में आकर के पता पड़ी कि यार वो थेफ्ट हो चुका है आपका, तो नाउ आई वांट टू आस्क वेदर इट इज योर एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या चीज, क्या सर्कमस्टेंसेस मस्ट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट। सर्कमस्टेंसेस मस्ट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या है? क्या आपको पता था क्या कि आपको शक था क्या कि चोरी हो गई? नहीं ना, मार्च में तो चोरी हुई मगर आपको तो पता ही नहीं पड़ा, आपको डिटेक्ट कब हुआ? अप्रैल में जाकर के डिटेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब सर्कमस्टेंसेस वर नॉट एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। एडिशनल एविडेंस कंफर्म द इवेंट, तो वो वाली बात तो आई नहीं ना इसमें, क्योंकि जब सर्कमस्टेंसेस तो एडिशनल एविडेंस कहां से आया। बट यहां पर क्या बात हुई कि अब यहां पर क्राइटेरिया नंबर 2 देखना है। क्या देखना है क्राइटेरिया नंबर 2? कि आपका फंडामेंटल गोइंग कंसर्न अजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है क्या। इसका मतलब ये जो थेफ्ट उसने करा, अगर ये मटीरियल अमाउंट का करा है, आपके लिए वो अमाउंट बहुत मटीरियल है, तो आई वांट टू से एडजस्टिंग इवेंट। आप उसका इफेक्ट बताओ, आप उसके नोट्स टू द अकाउंट्स में ये वाली बात रिफ्लेक्ट करो। और अगर ये मटेरियल इवेंट नहीं है, इतना मतलब ज्यादा नहीं था अमाउंट, 5-10 हज़ार रुपए, 20-25 हज़ार रुपए, जिसका ज्यादा मटेरियल इफेक्ट नहीं है, तो आई वुड लाइक टू से फाइनेंशियल इफेक्ट मत देकर के सिर्फ आप उसका नोट टू द अकाउंट्स में ही बता दो। तो दैट इज द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज एग्जिस्टिंग इवेंट और वेदर इट इज नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। और बस यही हमें AS4 के क्वेश्चंस में पढ़ना है। इतना सिंपल है ये AS4 का क्वेश्चन आज जो आप पढ़ने वाले हो। ओके, चलो, तो नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड सी व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड अगेन। ठीक है ना, तो अब हम आगे बढ़ते हैं साहब। ये एक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, जनवरी में M ने D को लोन दिया 1 लाख रुपए का। अब फरवरी और मार्च में ऐसा आया कि उसने हमें डराया धमकाया, ठीक है ना, डराया धमकाया तो हमको डाउट आ गया, तो हमने RDD बना दिया साहब। अब ये हुआ 31 मार्च से पहले हमने RDD बना दिया। अब अगर हमारे डेट ऑफ अप्रूवल से पहले ही वो इंसॉल्वेंट हो गया, डेट ऑफ अप्रूवल से पहले ही वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अगेन circumstances were existed on the balance sheet date and additional evidence confirm the event,
तो ये एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। बट अगर ये अक्टूबर में इंसॉल्वेंट हो रहा है जाकर के, तो आई बिलीव अगर अक्टूबर में इंसॉल्वेंट हो रहा है और हमारा डेट ऑफ अप्रूवल तो सितंबर तक ही रहता, पहले ही हमारे अकाउंट्स फाइनल हो चुके हैं, तो ये इवेंट एडजस्टिंग इवेंट नहीं कहलाएगा। Not related to AS4 as nothing is happening after 31st March but before date of approval, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये not related to AS4 आ जाएगा। तो अब कंक्लूजन क्या है कि अगर क्राइटेरिया 1 की कंडीशन 1 और कंडीशन 2 फुलफिल हो तो एडजस्टिंग इवेंट है। क्राइटेरिया 1 फुलफिल नहीं हो रहा मगर क्राइटेरिया 2 हो रहा है सिर्फ, तो क्राइटेरिया 2 में क्या चेक करेंगे, मटीरियल है तो एडजस्टिंग इवेंट है, इममटीरियल है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। और अगर क्राइटेरिया 1 फुलफिल नहीं हो रहा और क्राइटेरिया 2 भी नहीं हो रहा है तो इट इज नॉट कवर्ड बाय AS4। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है तो हम कहां बताते हैं, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट को विल बी रिफ्लेक्टेड इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो विद दिस नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। लेट अस कम टू AS22 now, what it has been given to us in this AS22. Let us read this. Yeah, MEC Limited, yes, MEC Limited could not recover the amount of rupees 8 lakh from a debtor. The company is aware that the debtor is in great financial difficulty. तो अब कंपनी को पहले से ही पता है, इसका मतलब ये तो क्या हुआ, circumstances were existed on the balance sheet date. The accounts of the company for the year ended 31st March were finalized by making a provision. आपने provision बना ही लिया तो circumstances must exist on the balance sheet date of the amount due from the debtor. In May 2011, the debtor became bankrupt and nothing is recoverable from him. Do you advise the company to provide for the entire loss of 8 lakh in the books of accounts for the year end 31st March 2011? तो of course ये सभी का समझ आया आपको ये, बट इसको आप लिखोगे कैसे, वही 4 पॉइंट्स आप बताओगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू AS4 contingencies and the events occurring after balance sheet date. सेकेंड आप क्या बताओगे, प्रोविजन बताओगे। क्या प्रोविजन बताओगे, एडजस्टिंग इवेंट का। एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज इवेंट्स फॉर क्राइटेरिया 1 व्हाट यू विल चेक, यू विल से circumstances must exist on the balance sheet date, and second additional evidence confirm the event. अब आप इसमें अब थर्ड फैक्ट बताओगे। फैक्ट क्या बताओगे, प्रोविजन आपने पहले से बना दिया था, आपको पता है कि डेटर्स फाइनेंशियल डिफिकल्टी में था, तो दैट वाज क्राइटेरिया 1 इज गेटिंग फुलफिल्ड, कंडीशन 1 इज गेटिंग फुलफिल्ड, सर्कमस्टेंसेस वर एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, एंड देन यू विल राइट द सेकंड फैक्ट दैट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल he become insolvent, that is an additional evidence confirming the event. Therefore entire loss of rupees 8 lakh should be recognized in the profit and loss account of the year ended 31st March 2011. ये कंक्लूजन भी आ गया। तो इस तरीके से आप ये आंसर को दिखाओगे। लेट मी शो यू द आंसर नाउ। देखो ये आपके पास यहाँ पर, यस, वर्किंग नोट बनाया, पहले मार्च में डाउट था, आरडीडी बना दिया, मई में इंसॉल्वेंट हो गया तो कंडीशन एडजस्टिंग इवेंट आ गया। अब देखो दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू AS4 contingencies. Yeah, this question relates to AS4 contingencies and the events occurring after balance sheet date. If the two conditions are satisfied cumulatively, then the event is an adjusting event. Yeah. देन कंडीशन 1 क्या, कंडीशन 2 क्या, लिख दिया उसने सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में इन द गिवन केस जो मैंने आपको बताया वही उसने पूरा बता दिया। आरडीडी फॉर अ डेटर वाज सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट, डेटर बिकम बैंकरप्ट एंड नथिंग वाज रिकवरेबल, इनमें एविडेंस कंफर्मिंग दैट इवेंट, और सिंस बोथ द कंडीशन आर सैटिस्फाइड क्यूमुलेटिवली द इवेंट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। तो इसका हमें इफेक्ट दे देना चाहिए। आई होप आपको समझ, ठीक है। अब हर क्वेश्चन में मैं ऐसे पूरा आंसर नहीं बताऊंगा, अब आप ये तरीका बताया मैंने आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड सिर्फ हम कंक्लूजन देखते जाएंगे। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24। अ कंपनी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनदर कंपनी फॉर 35 लाख। प्रॉपर्टी वाज शोन इन द बैलेंस शीट एट 7 लाख। एग्रीमेंट टू सेल वाज कंक्लूडेड ऑन 15 फरवरी। अगेन जैसा मैंने एग्जांपल बताया था, 15 फरवरी को एग्रीमेंट हो गया, सेल डीड 30 अप्रैल को आई। तो अगर आपसे वापस क्वेश्चन पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट with reason how this event shall would be deal in the financial statement for the year. Yes, you have to give the effect again because it is your adjusting event. कैसे पता पड़ा, एग्रीमेंट पहले ही हो गया तो circumstances were existed,
सेल डीड डेट ऑफ अप्रूवल से पहले ही हो गई, तो इसका मतलब एडिशनल एविडेंस कंफर्मिंग द इवेंट, तो देयरफॉर एडजस्टिंग इवेंट, तो इसका हमें इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहले से ही दे देना चाहिए। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। आप चेक कर लोगे, ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने, ठीक है। 15/2 को एग्रीमेंट टू सेल हो गया, 34 को रजिस्ट्री हो गई, सेल डीड हो गई, तो एडजस्टिंग इवेंट। इन रियलिटी ट्रांजैक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 15/2 but legal formality was completed on 34. Applying substance over form, transaction will be recorded on 15/2 only. That is your question number 24. Now let us come to question number 31. बहुत easy क्वेश्चन है अब इसके आपके। State with the reason how the following events would be dealt within the financial statements of Pradeep Limited for the year ended 31st March 2013. An agreement to sell a land of 30 lakhs to another company was entered into on 1st March 2013. The value of the land shown was इतना in the balance sheet. However, the sale deed was registered on 15 April. I hope same question हो गया। Adjusting event कहलाएगा। The negotiation with another company for the acquisition of its business was started on 2nd February 2013. Pradeep Limited invested 40 lakhs on 12th April 2013. Now understand this point. Negotiation चल रहे थे आपके पहले से, but आपने invest करा next year में जाकर के। तो आई बिलीव नेगोशिएशन चलने का मतलब होता है बातचीत होना। बातचीत होने का मतलब है आप इंक्वायरी कर रहे हो। आप एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ठीक है ना, आप सीए फाइनल के लिए आप मेरे पास अभी से इंक्वायरी कर रहे हो कि सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, आप सीए फाइनल में हमें कितने आवर्स दोगे और कैसे कंप्लीट होगा, ये सब आपने मेरे से बात करा। तो आई बिलीव ये तो सिर्फ नेगोशिएशन है, इंक्वायरी है। ये इंक्वायरी से ये थोड़ी कंफर्म होता है कि आप पक्का पढ़ने वाले हो। तो आई वांट टू से दिस इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। नेगोशिएशन किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए बातचीत चल रही है, बट जब तक आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं करा, उसमें कोई सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्टेड और एडिशनल एविडेंस कंफर्मिंग ऐसा नहीं है, क्योंकि नेगोशिएशन तो चलते ही रह सकते हैं, कितने भी नेगोशिएशन हो सकते हैं। तो देयरफॉर आई बिलीव इसमें क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया 2 की बात ही नहीं आ रही है। तो ये इवेंट आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्टेंस नहीं था। नेगोशिएशन इज नॉट योर सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस का मतलब आप समझना कि आपने कुछ करा है, बातचीत से सर्कमस्टेंसेस नहीं बनते हैं। समथिंग शुड हैपन टू क्रिएट एन इवेंट, ठीक है ना। तो आई बिलीव इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो एडजस्टिंग इवेंट है, तो इफेक्ट देना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट इज योर नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड ओनली इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। चलो बात समझ में आ गई आपको? यस, दैट्स इट द आंसर। देखो, एग्रीमेंट टू सेल द लैंड ऑन 1/3/2013, C1 क्राइटेरिया 1 फुलफिल हो रहा है। लीड बन गई डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले, डेट ऑफ अप्रूवल से पहले, तो इसका मतलब एडजस्टिंग इवेंट है। सेकंड वाले की बात करते हैं, तो 2 फरवरी को नेगोशिएशन करा आपने, तो नेगोशिएशन फॉर एक्विजिशन है, तो ये कोई एविडेंस नहीं हुआ, तो क्राइटेरिया कंडीशन 1 नहीं है। और इन्वेस्टमेंट्स कर दिया बाद में आपने, सिर्फ C2 ही है। तो अब आपका ये कौन सा इवेंट हो गया? नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया ये, क्योंकि इसका हैपनिंग ही नेक्स्ट में हो रही है और इससे कोई फर्क ही नहीं था पहले वाले में। नेगोशिएशन इज नॉट योर सर्कमस्टेंसेस, तो दैट इज योर आंसर, इट इज योर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कहां जाता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट? ओनली इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। चलो, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यस, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। Cashier of A1 Limited embezzled the cash amounting to 6 lakh during March. However, same come into the notice of the company management April only. Financial statement of the company is not yet approved by the board of directors of the company. With the help of the provision of contingency event occurring after balance sheet date, decide whether the embezzlement of cash should be adjusted in the books of the accounts for the year end 31st March 2012. What will be your reply if the embezzlement of cash comes into the notice of the company management only after the approval of the financial statement of board of directors of the company? तो देखो, दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन, कैश एम्बेजलमेंट हो गया मतलब थेफ्ट हो गया, बट आपको पता पड़ा अप्रैल में, तो इसका मतलब क्राइटेरिया 1 तो फुलफिल हो ही नहीं रहा है आपका। बट क्राइटेरिया 2 ये बोलता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर ये जो अमाउंट है 6 लाख का, अगर ये आपका मटीरियल अमाउंट है आपकी कंपनी के लिए, तो आपका एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। बट अगर ये इममटीरियल अमाउंट है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। और अगर ये आपको पता ही बोर्ड आपको पता ही डेट ऑफ अप्रूवल के बाद पड़ा, तो डेट ऑफ अप्रूवल के बाद कुछ चीज होना इज
नॉट कवर्ड बाय AS4, तो ये AS4 में कवर नहीं होता है, ठीक है ना। तो बस दैट इज योर सेकंड आंसर। फर्स्ट का आंसर तो नॉन एडजस्टिंग मटेरियल और इमटेरियल बताना है। मटेरियल हुआ तो एडजस्टिंग, नॉन मटेरियल हो तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बट अगर डेट ऑफ अप्रूवल के बाद पता पड़ रहा है, तो डेट ऑफ अप्रूवल के बाद आपको पता पड़ा तो इट इज नॉट कवर्ड बाय AS4। चलो, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 29 ना। तो लेट अस चेक दिस। थेफ्ट हुआ, क्राइटेरिया 1 फुलफिल नहीं है। डिटेक्टेड हुआ, क्राइटेरिया 2 हो रहा है। तो अगर 6 लाख मटेरियल है तो एडजस्टिंग इवेंट है, इमटेरियल है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। बट इफ द अजम्पशन चेंजेस एज द आंसर वुड चेंज, ऑब्वियसली बात है, तो जो मैंने आपको बताया। उसके बाद इसके बी का पार्ट क्या बताया, मार्च में थेफ्ट हुआ, C2 भी नहीं आया तो नॉट कवर्ड बाय AS4। नथिंग इज हैपनिंग आफ्टर 31 मार्च एंड बिफोर डेट ऑफ अप्रूवल, देयरफॉर इट इज नॉट कवर्ड बाय AS4। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट कैसे होंगे, तो एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं 31 मार्च ईयर एंड के बाद, बट बिफोर डेट ऑफ अप्रूवल। अब अगर 31 मार्च के बाद और डेट ऑफ अप्रूवल्स के बीच में होते हैं तो एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं। डेट ऑफ अप्रूवल के बाद कुछ भी हुआ तो नॉट कवर्ड बाय AS4। अब एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट डेट ऑफ अप्रूवल तक कैसे पता पड़ेंगे, तो अगर सर्कमस्टेंसेस वर एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट और फिर एडिशनल एविडेंस आया उसके बीच में तो एडजस्टिंग इवेंट हो गया। या फिर उस टाइम पर कुछ नहीं था मगर आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है, तो भी आपका ये एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। मटेरियल होता है तो, अगर इमटेरियल है ये वाली बात, कुछ मटेरियल ज्यादा नहीं है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया, ठीक है ना। या डायरेक्टली कुछ चीज आपकी इस टाइम पर ही हो रही है, जैसे आपका डेट ऑफ अप्रूवल से पहले आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा, पहले नेगोशिएशन था, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ ना यार ये। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट को सिर्फ डायरेक्टर की रिपोर्ट में बताना है, बट एडजस्टिंग इवेंट हुआ तो आप फाइनेंशियल अकाउंट्स में उसका इफेक्ट दे सकते हो। बस यही है पूरे इस AS में। अब हम आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 और 21 पर। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 23 नाउ। A major fire has damaged the assets of the factory company on 5th April, 5 days after the year end and closure of the accounts. The loss estimated at rupees 10 crores, out of which 7 crore will be recoverable from the insurer. Explain briefly how the loss will be treated in the final accounts of the previous year. बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा है। अगेन 3 करोड़ का आपको लॉस हो रहा है। अगर ये 3 करोड़ का लॉस आपके लिए मटीरियल है भाई, क्योंकि इसमें सर्कमस्टेंसेस मस्ट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो आ ही नहीं सकता ना। फायर ही बाद में पड़ा है, आपको पहले से थोड़ी पता था कोई आग लगाने वाला है। अगर आपको ऐसा पता था तो वो तो सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट हो गया, और सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट हो गया और बाद में एडिशनल एविडेंस से पता पड़ गया तो एडजस्टिंग इवेंट हो गया। बट ऐसा थोड़ी होता है, हमें थोड़ी पता है पहले से हमारी कोई स्टॉक जलने वाला है। तो आई बिलीव यहां पर कंडीशन क्राइटेरिया 1 नहीं आएगा मगर क्राइटेरिया 2 आएगा। क्या आएगा कि अगर ये आपका फंडामेंटल गोइंग कंसर्न अजम्पशन को, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर रहा है, मटीरियल है तो एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा, तो इफेक्ट दो आप। बट अगर ये अमाउंट इमटीरियल है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, आपको सिर्फ डायरेक्टर की रिपोर्ट में बताना है। एंड दैट विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। You are an accountant preparing accounts for Itna. After the year end, the following events have taken place. Fire broke out in the premises, damaging uninsured stock 10 lakh, salvage value 2 lakh. I hope same answer हो गया 23 का A का पार्ट जो आपको बताना है। A suit against the company advertisement was filed by the party claiming damage of 20 lakhs. Describe how the above will be deal. हाँ ठीक है, will be deal in the accounts of the company for the year end 31st March 2011. अब देखो आप, अब आपका ये जो फर्स्ट वाला था उसका तो आंसर आपको पता पड़ गया कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट, मटेरियल है तो एडजस्टिंग, इमटेरियल है तो नॉन एडजस्टिंग। बट जो सेकंड वाली पार्ट है वो क्या है, अ सूट अगेंस्ट द कंपनीज एडवर्टाइजमेंट वाज फाइल्ड बाय द पार्टी क्लेमिंग डैमेज ऑफ 20 lakhs। तो आई बिलीव अभी तक आपका इसमें सूट फाइल करा है, अब सूट फाइल करा है क्लेमिंग, बट अभी तक कोई एडिशनल एविडेंस डेट ऑफ अप्रूवल तक नहीं आया है, अभी तक आपका लॉस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया है, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नॉट कवर्ड बाय AS4, क्योंकि इसका जो लॉस या जो भी पता पड़ने वाला है वो तो आफ्टर द डेट ऑफ अप्रूवल होगा ना, अभी तो नहीं पता पड़ा ना, तो ये कवर्ड नहीं होता AS4 में। दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर तो आप हमने देख लिया था। इंश्योरेंस ये हुआ 3 करोड़, अगर मटेरियल तो एडजस्टिंग, नॉन मटेरियल तो इमटेरियल तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब क्वेश्चन नंबर 26 से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 21 दिखाता हूं आपको, फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 21 में अप्रैल में फायर लगी, C1 नहीं था, C2 आया, तो लॉस 10 लाख, मटेरियल तो एडजस्टिंग, इमटेरियल तो नॉन एडजस्टिंग। और इसका सेकंड पार्ट एडवर्टाइजमेंट सूट अगेंस्ट द कंपनी हुआ,
मगर इसमें डेट ऑफ अप्रूवल तक कुछ भी नहीं हुआ, तो देयरफॉर नॉट कवर्ड बाय AS4. दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 26. बहुत इजी अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं. अ कंपनी फॉलो अप्रैल टू मार्च एज इट्स फाइनेंशियल ईयर. The company recognized check dated 31st March on or before received from the customer after balance sheet date, but before approval of the financial statement by dealing check in hand account and crediting debtors account. The check in hand account is shown in the balance sheet as an item of cash and cash equivalent. All checks in hand are presented to the bank in the month of April and are realized in the same month in the normal course after the deposit into the bank. State with the reason whether the collection of check bearing date 31st March or before but received after the balance sheet date is an adjusting event and how this fact is to be disclosed by the company. अब देखो साहब, मेरी बात समझना. अगर आपको 31st मार्च से पहले चेक मिल रहे हैं, रियलाइज आप अप्रैल में करवा रहे हो, तो वो एडजस्टिंग इवेंट हो गया, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस वर एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट. चेक आपको पहले ही मिल गए, बाद में एडिशनल एविडेंस चेक रियलाइज हो गए, तो वो एडजस्टिंग इवेंट हो गया. बट अब आप मेरी बात समझना, आपको चेक जो मिल रहे हैं ना 31st मार्च और पहले के मिल रहे हैं, मगर वो मिल कब रहे हैं? वो मिल रहे हैं 31st मार्च के बाद. तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो एडजस्टिंग इवेंट है? तो नो, बिकॉज दैट सर्कमस्टेंस दैट चेक वर नॉट रिसीव्ड बिफोर 31st मार्च. तो देयरफॉर दैट विल बी योर नॉन एडजस्टिंग इवेंट. और व्हेन इट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट इट विल बी रिफ्लेक्टेड ओनली इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट. बात समझना मैं जो बोल रहा हूं. चेक कब मिल रहे हैं आपको? चेक मिल रहे हैं आपको 31st मार्च के बाद, बट उनकी डेटेड 31st मार्च से पहले होने दो ना. मगर मिले आपको, सर्कमस्टेंसेस कब हुए आपके पास? आपके पास इवेंट ही 31st मार्च के बाद हो रहा है, तो वो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट ही हुआ ना. दैट इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 C1 नहीं आया, क्राइटेरिया 1 का कंडीशन 1 नहीं आ रहा है. चेक रिसीव्ड भी बाद में हो रहे हैं 31st मार्च के, क्लियर भी उसके बाद ही हो रहे हैं, तो सिर्फ C2 है, तो ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट ही कहलाएगा. अगर सपोज करो ये चेक मुझे यहां मिल जाते हैं, यहां क्लियर हो रहे होते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग इवेंट होता. ठीक है ना. तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 26. अब हम आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 25 देन 27. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 25. In Raj Company Limited, theft of cash of 2 lakh by the cashier in January detected in May. Accounts of the company were not yet approved. Whether the cash is adjusting event, वो material adjusting, non-material non-adjusting. I hope same question है question number 25. Come to question number 27. While preparing final accounts, the company made a provision of bad and doubtful debts of the total debtors as per trend from the previous year. In the first week of March, debtor of 3 lakh had suffered a heavy loss due to an earthquake. The loss was not covered insurance policy. In April, debtor become bankrupt. Can the company provide for the full loss? Yes, because it is your adjusting event. Circumstances were existed on the balance sheet date. Additional evidence confirming the event. That's it. So I believe ये question number 27 का भी आंसर हो गया. Now 27th का भी आंसर हो गया. Now let us come to question number 28, 30 and 32. 3 questions are left ना. So let us come to question number 28. Yeah. In preparing financial statements of Lotus Limited, itna you come across the following information whether you would deal with this in the financial statement. Company invested 50 lakh in April. The acquisition of the another company doing the similar business, negotiation for which has just started. वापस से सेम बात, नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा ये, क्योंकि नेगोशिएशन इज नॉट एनी सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर. नील लिमिटेड एट इज कॉर्पोरेट मुंबई वेल स्टॉकिस्ट ऑल ओवर इंडिया 31st March 2013. तो कंपनी वांट्स टू रिकॉग्नाइज रिसिप्ट्स ऑफ द चेक डेटेड इतना ऑन और बिफोर एज चेक इन हैंड बाय रिड्यूसिंग इतना एंड चेक इन हैंड इन द बैलेंस शीट आइटम ऑफ कैश. ऑल चेक आर प्रेजेंट टू बैंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड ऑल विल रियलाइज इन द सेम मंथ इन नॉर्मल कोर्स एंड आफ्टर डिपॉजिट इन द बैंक. स्टेट विद द रीजन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जिस्टिंग इवेंट एंड फैक्ट टू बी डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनी विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सेम क्वेश्चन है मगर इसको पढ़ते हैं. चेक कलेक्टेड बाय द मार्केटिंग पर्सनल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द स्टॉकिस्ट ऑन और बिफोर 31st March. अब देखो चेक कलेक्टेड बिफोर हो गया तो इसका मतलब ये एडजस्टिंग इवेंट कहला जाएगा. क्यों? क्योंकि सर्कमस्टेंसेस वर एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट एंड चेक रियलाइज हो गया तो एडिशनल एविडेंस कंफर्मिंग द इवेंट हो गया, तो एडजस्टिंग इवेंट हो गया ये. चेक सेंट बाय द स्टॉकिस्ट थ्रू कुरियर ऑन और बिफोर, ऑफ कोर्स अगेन यस एडजस्टिंग इवेंट. चेक आपको पहले ही हो चुके हैं सेंड, आप
फॉर्म को, एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करने की डेट, लास्ट डेट थी 30 सितंबर एग्जांपल। अब अगर आपने 30 सितंबर को ही वो चीज पोस्ट कर दी तो भी यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। वो रीच बाद में हो रहा है मगर आपने तो कर दिया ना सेंड, तो दैट इज द कंडीशन यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो दैट इज योर एडजस्टिंग इवेंट। फॉर्म वाज फिल्ड एंड फॉर्म वाज सेंट, ठीक है। तो दैट इज योर अगेन एडजस्टिंग इवेंट। तो दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टिंग इवेंट्स। दोनों ही एडजस्टिंग इवेंट हो गए इसमें। मगर इस क्वेश्चन में और इससे पहले 25 26 वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है। उसमें चेक मिल ही बाद में रहे, तो वो सर्कमस्टेंस एग्जिस्टेड नहीं थे, इसलिए वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ। यहां पर चेक दोनों बार ही मिल ही पहले रहे 31 मार्च से, तो देयरफॉर दैट इज योर एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन। In its final accounts for the year ended 31st March 2014, made a provision, loss was insured, ठीक है। Yes, of course adjusting event है, ये आप खुद कर सकते हो, सारे एक जैसे ही क्वेश्चन थे अभी। तो that's it, that is your AS4 contingencies and the events occurring after balance sheet date. Thank you very much friends.